आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम का विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं कि इसमें टोटल कितने कोर्सेज है या कितने सब्जेक्ट है, कितने नंबर का ये क्वेश्चंस होते हैं तथा प्रैक्टिकम कितने नंबर का है और फुल मार्क्स कितने होंगे और किस प्रकार से यह कंडक्ट होती है, क्रेडिट्स क्या है। इस पूरे जो पाठ्यक्रम है इसके विषय हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहला है कोर्स 1, जिसे हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं कि बाल अवस्था और उसका विकास, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। क्रेडिट क्या है इसको भी मैं बताऊंगा आगे। और थ्योरी क्या है, थ्योरी 80 नंबर का होगा जो कि यूनिवर्सिटी लेती है। और उसके बाद प्रैक्टिकम जो 20 नंबर का होगा जो आपका स्कूल कंडक्ट कराएगा, जिसमें आपको लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद वाइवा लिया जाएगा, वो स्कूल कंडक्ट कराएगी। तो ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया। फिर कोर्स नंबर 2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की समकालीन भारत और शिक्षा। यह कोर्स नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये इसमें भी यह 4 क्रेडिट का है तथा यह 80 नंबर का इसका थ्योरी होगा जो आपका यूनिवर्सिटी लेगी और 20 नंबर का प्रैक्टिकम होगा जो कि आपका विद्यालय कंडक्ट कराएगी या महाविद्यालय कंडक्ट कराएगी। और यह 100 नंबर्स का ये भी पेपर है। फिर एक कोर्स नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग की शिक्षण और अधिगम क्या है ना, मतलब अधिगम और शिक्षण क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग क्या है, ये भी सेम वैसे ही 4 ग्रेडेड है और 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का प्रैक्टिकम है। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम है। फिर है चौथा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की पाठ्यचर्या में भाषा है वह किस प्रकार से है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 2 क्रेडिट का है और 40 नंबर का थ्योरी है और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होगा। टोटल यहाँ 50 मार्क्स का है। ठीक, फिर उसके बाद कोर्स नंबर 5 है जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स है। तो इसमें हम लोग अनुशासन एवं विषयों की समझ पढ़ते हैं कि अनुशासन क्या है, विषयों की क्या समझ है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे क्या क्या पढ़ना है। ये भी 2 क्रेडिट का है तथा इसमें 40 नंबर का थ्योरी होगा जो आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और प्रैक्टिकम 10 नंबर का होगा जो आपका इंटरनली होगा, मतलब आपका विद्यालय लेगा। और टोटल 50 नंबर का ये हो गया। फिर उसके बाद है कोर्स नंबर 6 की C6 जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी आपको पढ़ना है कि जेंडर या लिंग हो गया या विद्यालय हो गया और ये समाज, आखिर इसके विषय में आपको पढ़ना है जो कि 2 क्रेडिट का होगा और ये 40 नंबर का इसमें थ्योरी है और 10 नंबर का प्रैक्टिकम है, यह 50 मार्क्स का है। फिर कोर्स 7 है पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। ठीक, तो आपका ये पेडागोजी से क्या तात्पर्य है कि आपका जो विषय रहेगा, आप किस विषय से बीएड करना चाहते हैं, आपको किस विषय में शिक्षण सीखना है। जैसे कि आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने कोई विषय लिया होगा, मान लीजिए हिंदी लिया है या इंग्लिश लिया है या फिर हिस्ट्री लिया है, तो वह इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, उसके क्या लक्ष्य है और किस प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो ये पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें जो आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहेगा इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना रहता है। तो ये 2 क्रेडिट का है और 40 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी और 10 नंबर आपका विद्यालय कराएगा। टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा आपका। फिर है कोर्स EPC1 है ना, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज। तो ये EPC1 है जिसमें आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट पढ़ना है, जिसमें पाठन सामग्रियों के पठन व चिंतन इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो कि 2 नंबर दो दो ये क्रेडिट इसमें कितने टोटल 2 क्रेडिट हैं, क्रेडिट्स हैं। फिर तथा 40 नंबर का थ्योरी होगा इसमें जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, बाहर बाहर जाके आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, जैसे कि एक्सटर्नली होता है। फिर 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होगा जो इंटरनल होगा और टोटल यह 50 मार्क्स का ये भी। फिर है EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ठीक, तो जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि नाटक और जो जैसे कि शिक्षा में नाटक एवं कला क्या है, इसके विषय में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये भी 2 क्रेडिट का है, 40 नंबर का थ्योरी है और 10 नंबर का प्रैक्टिकम है, ये भी 50 नंबर का है। फिर एक कोर्स EPC3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो ICT है मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसमें आप लोग इसको समालोचनात्मक समझ के हिसाब से इसको पढ़िएगा। इसमें ये भी 2 क्रेडिट का है, 40 नंबर का आपका
यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी एग्जाम, और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकम होगा। यह 50 मार्क्स का है। टोटल ये कितने पेपर नंबर्स के हो गए? 650 मार्क्स का टोटल आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो टोटल ओवरऑल मार्क्स है, इतने नंबर्स का ये पेपर होगा सबको मिला करके। अब देखते हैं कि क्रेडिट क्या होता है। तो क्रेडिट क्या है कि एक क्रेडिट में आपका 16 आवर्स होते हैं। 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 16 आवर्स, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग टोटल क्रेडिट कितने हैं? 26। तो 26 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 16 आ जाएगा। मतलब 416 घंटे में यह आपका क्या है, कोर्स पूरा होना है। ठीक है, तो इसकी अवधि निर्धारित की गई। क्रेडिट का मतलब क्या है कि इतने आवर्स का ये चलने वाला है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये हमने ऊपर ऊपर से जाना। इसके कोर्सेज के क्या नाम है, कितने नंबर का पेपर होगा, प्रैक्टिकम क्या है, इन सब के विषय में हम लोग चर्चा कर लिया। ठीक, और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग ऑब्जर्वेशन पे भी जाएंगे। कहीं कहीं विद्यालय में 1 महीने के लिए भेजता है, कहीं 2 महीने के लिए भेजता है, जहाँ पे आप लोग अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके आप लोग चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी बीएड फर्स्ट ईयर में ही आपका होता है, जहाँ पे आप सिर्फ देख करके चीज़ों को सीखते हैं। उसमें डायरी वगैरह बनाना रहता है, और तब कुछ आपको टास्क दिए रहेंगे विद्यालय की तरफ से, तो आपको वो करना रहता है। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर में होता है। अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा बाल्य अवस्था है, जो C1 कोर्स था, जो कि बाल्य अवस्था तथा उसका विकास है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसे पढ़ना है कि बाल्य अवस्था की समझ, कि बाल्य अवस्था की समझ, कि बाल अवस्था की समझ हमको जानना है। जो चाइल्डहुड है उसके विषय में समझना है कि बाल अवस्था आखिर है क्या, उसके कितने आयाम है, बाल्य अवस्था के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जैसे परिवार है, पड़ोस है, समुदाय है, विद्यालय है, ये पढ़ना है। फिर बालक एवं बाल्य अवस्था जो चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्डहुड कैसा है बिहार के संदर्भ में, वो पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय लक्ष्य एवं संदर्भ की हमारा जो नेशनल गोल्स है वो क्या क्या है, उसमें पूरी बाल अवस्था शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या क्या है, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है उसका क्या क्या उद्देश्य उस शिक्षा का। फिर आनंदादील बाल्यावस्था की धारणा क्या है, जिसमें मुख्य संवाद एवं शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या उसको पढ़ना है। फिर व्यक्तिक विकास के आयाम क्या क्या है ना। तो ये सब इसमें आपको क्या करना है, ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बाल्यावस्था में। ठीक है, फिर ये टोटल इसमें कितने 5 यूनिट्स हैं। और दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, किशोरावस्था। इसमें जो एडोलसिन है, जिसकी एज 12 से 19 वर्ष तक होती है, तो उनके मनोविज्ञान को आपको पढ़ना है। जिसमें पहले वाले में बाल्यावस्था की समझ थी, जिसमें आपको चाइल्डहुड का जो बालक है उसके मनोविज्ञान को पढ़ना है। और दूसरा है किशोरावस्था, इसमें किशोरावस्था के मनोविज्ञान को पढ़ना है, जिसमें आपका किशोरावस्था क्या है, धारणा क्या है, ये सब पढ़ना है। फिर मुख्य मुद्दे क्या है, इसमें परिपक्व किस प्रकार से होता है, उसकी देखभाल कैसे करते हैं हम लोग, ये सब पढ़ेंगे किशोरावस्था में। फिर उसके बाद किशोरावस्था के क्या रूप में अध्येता है, विकास के क्या क्या चरण है उसके। फिर किशोरावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक, ये कारक किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं, इसको पढ़ना है। फिर किशोरावस्था क्रियाकलाप हो गया, महत्वाकांक्षी, अध्येता के द्वंद्व, ये सब पढ़ना है। की भूमिका में संवाद पर संवाद, ये पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आपका सामाजिकरण एवं अध्येता संदर्भ की समझ पढ़ना है, कि सामाजिकरण क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। फिर घर के संदर्भ में सामाजिकरण, घर के संदर्भ में क्या है। फिर सामाजिकरण और समुदाय का संदर्भ क्या है। फिर सामाजिकरण और स्कूल का संदर्भ क्या क्या है। पहचान निर्माण क्या है, लिंग पहचान और सामाजिकरण में क्या अंतर है, और उसमें परिवार, स्कूल किस प्रकार से भूमिका निभाती है। फिर समाज में विषमताएं कौन कौन से है, वो सब पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में आपको अध्येता में विभिन्नता की समझ पढ़ना है। ठीक है, लर्नर्स में जो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है वो सब पढ़ना है। जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येता विभिन्नता पढ़ना है। फिर अध्येता की व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे कि बहुबुद्धि हो गया, सीखने का उनका जो तरीका है, एप्टीट्यूड है, वो किस प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो पढ़ना है। फिर अलग तरह से योग अध्येता की समझ पढ़ना है, जैसे कि अलग प्रकार कैसे, जैसे जो बालक कम सीखते हैं या ज़्यादा सीखते हैं, जिनको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, या फिर उनको कोई बीमारी है, डिसलेक्सिया है, या फिर डिसकैलकुलिया, लिखने से संबंधित या सोचने से संबंधित, बोलने से संबंधित, इस तरह की बीमारी, तो उसको कैसे समझेंगे, ये पढ़ना है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, हम लोग इस इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हम लोग जांच हो गया, अवलोकन निर्धारण हो गया, मापनी स्केल्स हो गए, या ऑब्जर्वेशन हो गए, इस सब के माध्यम से उसको नापेंगे। तो ये सब भी हमको पढ़ना है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता हेतु प्रबंधन की, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके लिए हम लोग प्रबंध कैसे करेंगे, किस तरह से आयोजन करेंगे कि इनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, ये पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 पे पढ़ना है कि अधिगमकर्ता पहचान का विकास, की जो लर्नर है उनके जो आइडेंटिटी है उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, ये पढ़ना है हमको। कि पहचान निर्माण की, सबसे पहले पहचान निर्माण की समझ पढ़ना है। फिर सामाजिक एवं सांस्थानिक संदर्भ पढ़ना है। फिर उसके बाद समूह एवं व्यक्तिगत पहचान निर्माण के निर्धारक सामाजिक कोटि, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म या आयु, ये पढ़ना है 5वें में। फिर उसके बाद पढ़ना है
फिर उसके बाद पढ़ना है कि शिक्षकों फिर उसके बाद पढ़ना है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की पहचान निर्माण में विद्यालय संस्कृति एवं लोकाचार शिक्षण ये क्या-क्या है, किस प्रकार से होंगे। फिर उसके बाद इसी में मूल्य प्रणाली एवं विद्यालय की प्रछन्न पाठचर्या हिडन करिकुलम पढ़ना है। फिर समय समूह, मीडिया हो गया, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हो गया या ग्लोबलाइजेशन, यह पहचान निर्माण को कैसे प्रभावित करना है, ये पढ़ना है। फिर हमारा कोर्स 2 आ जाता है जो समकालीन भारत में शिक्षा था, मतलब कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन था। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है कि शिक्षा की क्या अवधारणा है, कि शिक्षा है क्या, फिर उसके उद्देश्य क्या है, और फिर उसके उद्देश्य के अर्थों को समझेंगे, किस प्रकार से वो समाज, राष्ट्र संबंध में शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। फिर यूनिट 2 में इसी में पढ़ना है समकालीन में इसमें पढ़ना है कि भारत शिक्षा के नियामक क्या, निर्देशात्मक दृष्टिकोण क्या-क्या है, भारत शिक्षा का निर्देशात्मक अभिविन्यास क्या है, एक ऐतिहासिक खोज ये पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आदर्श पर चिंतन प्रस्तुत करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को हमको देखना है कि कौन-कौन से संविधान के प्रावधान है शिक्षा के लिए, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय ये भी पढ़ना है। फिर भारत एवं विकासशील राष्ट्र राज्य रूप में दृष्टि, प्रकृति एवं खास गुण, प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष नागरिकता, संघीय ढांचा, शिक्षा पद्धति निहितार्थ ये पढ़ना है। फिर शिक्षा के क्या उद्देश्य एवं प्रयोजन, किस प्रकार से उसका प्रयोजन करेंगे। फिर राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, इसे पढ़ना है कि जो कोठारी आयोग है 1964 से लेकर 1966 तक था वो क्या है। फिर उभरते भारत के क्या क्या विचार है वर्तमान समय में, उसके आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के बीच में क्या क्या उसके विचार है उभरते हुए पढ़ना है। फिर यूनिट 3 इसमें आ जाएगा, इसमें पढ़ना है शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण एवं दार्शनिक पद्धतियाँ, कि इसमें आपको दर्शन और शिक्षा पढ़ना है कि फिलोसॉफी और एजुकेशन क्या क्या है, और जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं या फिर जो फिलोसॉफी के जो स्कूल्स थे, मतलब जैसे कि आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है, प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सवाद है, और फिर मानवता ह्यूमैनिटीज्म है, और यथार्थवाद है, ज्ञान एवं मूल्य, इसकी क्या अवधारणा है, ये सब पढ़ना है। फिर इसके बाद मार्क्सवाद एवं मानवतावाद हो गया, फिर इसके क्या विधि होंगे, पाठ्यचर्या क्या क्या है इसमें, और क्या इसके निहितार्थ वो पढ़ना है। फिर इसी में जो हमारा C2 है, मतलब कोर्स नंबर 2 सब्जेक्ट 2, उसमें 5 यूनिट है। तो चौथा यूनिट में क्या पढ़ना है कि शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण, शैक्षिक विचारक, जो अलग अलग तरह के विचारक थे, जो भारतीय विचारक हो गए उनके बारे में पढ़ना है, कुछ पाश्चात्य विचारक उनके बारे में पढ़ना है कि उनके विचार किस प्रकार से थे शिक्षा में, जैसे कि टैगोर जी का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, अरविंद घोष का, जय कृष्णमूर्ति का, गिजू भाई पदे का, इनका क्या करना है हमको, दार्शनिक विचार जो है उसको पढ़ना है। फिर पाश्चात्य विचारकों को भी देखना है कि आखिर शिक्षा के संबंध में उनके क्या क्या फिलोसफीज थे। तो प्लेटो हो गया, रूसो हो गया, जॉन डेवी हो गया, फ्रोवेल हो गया, और मारिया मोंटेस्क्यू ये हो गया। तो इनके विषय में क्या करना है, पाश्चात्य विचारक है, इसको भी पढ़ना है। फिर यूनिट 5 आ जाएगा हमारा कि समकालीन भारत स्कूल के तरीके, विचार व मुद्दे, की किस प्रकार से समकालीन भारत का जो हमारा स्कूल है उसके क्या तरीके, उसके मुद्दे क्या क्या वो पढ़ना है आपको। इसमें विद्यालय शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो गया, ये पढ़ना है। समता एवं समानता क्या है, ये पढ़ना है। फिर शैक्षिक आदतों की क्या समझ है, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको कि समानता का आखिर अर्थ क्या है, संवैधानिक व्याख्या इसका पढ़ना है। समानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति, साथ ही साथ प्रभावकारी समूह, अल्प समूह के संबंधित क्या है मुद्दे हैं वो पढ़ना है। विद्यालय में क्या समानता क्या है, सरकारी निजी स्कूल में या शहरी में, इस सब में क्या क्या समानता या असमानता है वो पढ़ना है। फिर विद्यालय में, विद्यालयी शिक्षा में भेदकारी गुण पढ़ना है। विद्यालय गुणवत्ता में अंतर हो गया, सामान्य स्कूल पद्धति के क्या क्या विचार है वो पढ़ना है। शिक्षा का अधिकार क्या है, कानूनी विधेयक या उसके प्रावधान क्या है, ये पढ़ना है आपके C2 में, कोर्स नंबर 2 में। अब अगला है कोर्स 3। कोर्स 3 जो अधिगम और शिक्षण था, जो लर्निंग एंड टीचिंग था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सब है लेकिन ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। इसमें अधिगम क्या, लर्निंग क्या होता है, मतलब जो अधिगम, जो सीखना किसे कहते हैं, या अधिगम क्या, प्रकृति क्या, उसका प्रकार क्या है, रणनीतियाँ आप किस प्रकार की अपनाएंगे, वो सब पढ़ना है आपको। फिर बुनियादी मान्यता और अधिगम सिद्धांत क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में। फिर ज्ञान की रचना की प्रक्रिया क्या है, कि ज्ञान क्या है, उसकी रचना की प्रक्रिया क्या है वो पढ़ना है। फिर अधिगम करता जो लर्नर है उसकी क्या योग्यता है, विद्यालय में प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे उसके संबंध में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 2 आ जाता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम के प्रबंधन, कि अधिगम को, लर्निंग को कौन कौन प्रभावित करता है और उसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे मोटिवेशन क्या हो गया, अभिप्रेरणा क्या हो गया, प्रकार क्या है वो पढ़ना है। स्वास्थ्य, नींद क्या है, या कार्य की कठिनाई क्या है, अधिगम की विधि, प्रभाव क्या है। फिर उसके बाद वर्ग कक्षा अधिगम में विस्मरण क्या है, कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ क्या क्या है, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके क्या क्या है, कि हम लोग सेल्फ लर्निंग किस प्रकार से करेंगे, ये भी आप पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें यूनिट 3 है, मतलब कोर्स 3 में जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसमें यूनिट 3 भी है, जो कि शिक्षण और शिक्षक की समझ है, कि लर्निंग और जो टीचर्स है उसके क्या समझ है, ट्रेनिंग एंड
ट्रेनिंग एंड टीचर्स की क्या क्या समझ होगी, वो कि शिक्षण क्या है ना, कि टीचिंग क्या है और उसका योजना किस प्रकार से होता है, मूलभूत शिक्षण अवधारणा क्या है, शिक्षण में प्रवृत्ता, जागरूकता, निपुणता, सामर्थ्यता और वचनबद्धता का स्थान एवं अर्थ क्या है, शिक्षण प्रभाविता के मूलभूत तत्व क्या क्या है, व्यवहारवाद, मानवतावाद, रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है। फिर शिक्षक के कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या हो गई, वो सब पढ़ना है। फिर प्रभावशाली शिक्षक के संबंधित विशिष्ट गुण, पेशेवर शिक्षक का पहचान अपरिहार्य क्या है, वो पढ़ना है। फिर यूनिट 4 आ जाएगा, इसमें आपको शिक्षण के लिए योजना की, शिक्षण के लिए हम लोग जो टीचिंग है उसके लिए किस प्रकार से योजना बनाएंगे, किस तरह से हमारी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगे कि हम बच्चों को पढ़ाने से पहले जो स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, जो रणनीतियाँ अपनाएंगे, वो सब आ गया। शिक्षा का कार्य योजना क्या है, अधिगम परिणाम का नियम किस प्रकार से करना है, लक्ष्य क्या होगा हमारा। फिर उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण हो गया। फिर अनुदेशात्मक उपागम और रणनीतियाँ पर निर्णय हम किस प्रकार से लेंगे। फिर अनुदेशन के लिए तैयारी कैसे करेंगे। फिर एक योजना का तैयारी, इकाई योजना और पाठ्य योजना क्या है, ये भी पढ़ना आपको है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है इसमें कि पाठ्य योजना क्या है, जो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं बीएड में, वो क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर यूनिट 5 आ जाएगा कि शिक्षण की कौशल और तरीका, जो हम लोग टीचिंग करेंगे उसके स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, वो इसमें पढ़ना है कि पाठकों को परिचित कराना सबसे पहले इससे। फिर अधिगमकर्ता को प्रेरित करने और उसको कि अधिगमकर्ता को कौन प्रेरित करेगा, कैसे करेगा, उसमें पढ़ेंगे। फिर पुनर्बलन किस प्रकार से देना है, इस प्रकार के आप स्किल्स इसमें सीखेंगे। फिर ऐसा प्रश्न पूछना कि इसमें क्या आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाएंगे, जैसे कि प्रश्न पूछेंगे कैसे, हम लोग सैमपट का यूज़ कैसे करेंगे, वो सब पढ़ेंगे। फिर शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होंगी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अपनाएंगे पढ़ाने के लिए। विवरणात्मक तरीका हो गया, शिक्षण उपागम की समझ के लिए प्रस्तुतिकरण हो गया, परिचर्चा हो गया, प्रदर्शन हो गया, कि हम लोग कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा शिक्षण क्या प्रभावशाली हो गया, ये सब पढ़ेंगे। फिर व्यक्तिगत अनुदेश उपागम, कंप्यूटर व्यवस्थित निर्देशन, अभिक्रमित अनुदेश, क्रियाकलाप पैकेज, इसमें कंप्यूटर से हम लोग कैसे निर्देश देंगे, कैसे बच्चों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ाएंगे, ये भी आपको इसी में देखना है। फिर छोटा समूह एवं पूरा समूह अनुदेशन उपागम, किस प्रकार से हम जो ग्रुप हो गया, छोटे ग्रुप अब बड़े ग्रुप, किस प्रकार से हम लोग उसके जो सहयोग है और उनके अधिगम को किस प्रकार से बढ़ावा देंगे, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है और उसका भूमिका क्या है, फिर समूह परिचर्चा क्या है, डिस्कशन क्या है, क्या और वाद विवाद डिबेट क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर क्या हो गया। और अब कोर्स 4 आ गया कि पाठ्यचर्या में भाषा, है ना, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें कितने यूनिट है, इसमें 3 यूनिट्स है। जैसे कि पहला यूनिट है अधिगमकर्ता एवं उनकी भाषा की, अधिगमकर्ता क्या है, उनकी भाषा क्या है, भाषा। अब इसमें आपको भाषा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि भाषा क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद विद्यालय में प्रवेश से पूर्व जो लर्नर्स होते हैं उनकी भाषा क्या है, उनकी पूंजी क्या है। फिर इसमें ये भी बहुत ही विशेष रूप से इसमें स्किनर हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, चॉम्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, लेवाइगोस्की हो गए, तो इनके आप क्या पढ़ेंगे, इनके जो सिद्धांत है या जो जो इनके मेथड्स है कि और इनके डेवलपमेंट की थ्योरीज है वो पढ़ेंगे आप। फिर अर्जित भाषा, जो हम लोग अर्ज करते हैं, मतलब कि एक तो लर्निंग होता है, मतलब एक तो माता पिता के द्वारा जो भाषा प्राप्त होती है, और एक अर्जित भाषा है जो हम लोग अर्जित करते हैं, वो पढ़ना है आपको। फिर भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध क्या है, भाषा और लिंग क्या है, भाषा अस्मिता क्या है, भाषा एवं शक्ति क्या है, भाषा एवं वर्ग समाज क्या है, भाषा का राजनीतिक संदर्भ, बिहार और भारत हेतु बहुभाषीय संदर्भ भी पढ़ना है। फिर यूनिट 2 आ जाता है विद्यालयी पाठ्यचर्या, जो विद्यालय का पाठ्यचर्या वो क्या है, घरेलू एवं स्कूली भाषा क्या है, समग्र पाठ्यचर्या में आखिर भाषा क्या है, मतलब होल करिकुलम में भाषा क्या है, भाषा व ज्ञान की संरचना क्या है, रचना क्या है। फिर सृजनात्मकता क्या है, संवेदनशीलता क्या है, कौशल विकास क्या है। और फिर उसी के बाद इसी में है स्कूली विषय की भाषा क्या है, सीखने और संप्रेषण के रूप में भाषा में अंतर पढ़ना है। फिर बहुभाषी वर्ग कक्ष क्या है, मतलब जो मल्टी लैंग्वेज वर्ग कक्ष है वो क्या होता है, किस तरह से वो। फिर यूनिट 3 इसी में है, मतलब कोर्स 4 में यूनिट 3, इसमें 3 यूनिट है, जिसमें भाषा शिक्षा की नीतियां एवं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, कि भाषा जो भारत में भाषा की स्थिति है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 551 तक दिया गया है, तो उसके अंतर्गत क्या है क्या नहीं है उसके विषय में पढ़ना है, ठीक है। ये जो 553 है, 30 है, यहाँ 500 नहीं है, 351 ए हो गया, ठीक है, ये 351 ए है, तो इसको पढ़ना है। फिर कोठारी कमीशन क्या है, 19 और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या है, एनईपी 1986 क्या है। फिर पीओए जो संशोधित होकर के आई 1992, उसको भी पढ़ना है आपको। फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो एनसीएफ है 2005, उसको भी पढ़ना है। फिर उसके बाद अब कोर्स 5 आ जाता है अनुशासन एवं विषयों के समय, डिसिप्लिन और जो सब्जेक्ट्स है उसकी समझ क्या है वो पढ़ना है आपको। इसमें अनुशासन क्या हो गया वो पढ़ना है आपको।
फिर जो अनुशासन की अवधारणा का इतिहास क्या है, डिसिप्लिन का क्या इतिहास है वो पढ़ना है आपको। फिर स्कूली अनुशासन क्या होता है वो पढ़ना है। फिर और उसके बाद क्या करना है, जो ज्ञान के वर्गीकरण की आवश्यकता है परिप्रेक्ष्य में, जैसे दार्शनिक हो गया, मानविकी हो गया, फिर सामाजिक, ऐतिहासिक, इनके परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है अनुशासन के विषय में। फिर इसी में प्रबंध परिप्रेक्ष्य हो गया, जिसमें बाजार संगठन साक्ष्य परिप्रेक्ष्य हो गया, परिप्रेक्ष्य हो गया वो पढ़ना। अनुशासन एवं विषय क्या है, अनुशासन एवं विषय की मजबूरी एवं कमजोरियाँ क्या है। फिर विषयों की मूल प्रस्तावना क्या है, पक्ष एवं दर्शन क्या है। फिर यूनिट 2 आ जाता है कोर्स 5 में, अनुशासन विषयों की उन्नति हेतु हम लोग किस प्रकार से विषयों को उन्नत करेंगे, विषयों पर पारंगतता से, या विषय का विस्तार करना हो गया, विषय का किस प्रकार से विस्तार करेंगे, उस पर शोध कैसे करेंगे, परियोजना कैसे करेंगे। फिर यूनिट 3 आ गया इसी में इकाई 3, अंतर विषय अधिगम एवं संबंधित मुद्दे कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या है, और जो लर्निंग है उससे वह कैसे रिलेट करती है वो पढ़ना है। कि इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर विषयक अधिगम क्या है, अंतर विषयक भाषा क्या क्या है। अंतर विषय का क्या मतलब होता है कि एक जब सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी तथ्यों का यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसा पढ़ाए कि उससे दूसरा सब्जेक्ट भी उसको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि हम लोग कई बार मैथ्स पढ़ाते रहते हैं तो उसी में हम लोग साइंस का भी कुछ ज्ञान दे सकते हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी विषय हो जाता है। फिर उसके बाद अंतर विषयक विषयों की कैसे पहुँचेंगे, टोटल इसमें आप ये सब पढ़ेंगे। फिर अब जेंडर एंड स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे कि लिंग, स्कूल या जेंडर, स्कूल और समाज क्या है, कोर्स 6। ये आपका 50 नंबर का टोटल है। इसमें जैसे कि इसमें जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें 3 यूनिट होंगे, और जो 80 नंबर का पेपर होगा या टोटल 100 नंबर का होगा, सॉरी 100 नंबर का पेपर होगा उसमें 5 यूनिट होंगे। तो ये 50 नंबर का पेपर है C6। तो ये कितने नंबर का इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, यूनिट रहेंगे, तीन यूनिट रहेंगे। फिर सबसे पहले जेंडर क्या है वो पढ़ेंगे आप इसमें। फिर लैंगिक पक्षपात क्या है, उसके बाद समानता समता क्या है, महिला अध्ययन के जेंडर अध्ययन की क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, समकालीन जो अवधि है, नीति कार्यक्रम अवसंशाई, ये सब क्या है, ये सब आप लोग जेंडर में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 है जेंडर शक्ति और शिक्षा की, जेंडर और शक्ति शिक्षा का क्या सिद्धांत है, भारतीय संदर्भ में इनका क्या अनुप्रयोग है। फिर सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, जेंडर विभिन्नता क्या है ना, लिंग विभिन्नता क्या है। फिर इस परिवार क्या है, स्कूल क्या है, समाज क्या है, ये भी पढ़ेंगे आप लोग, है ना। और अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक जो फॉर्मल इनफॉर्मल संगठन है उसके विषय में पढ़ेंगे। बालिका विद्यालयीकरण हो गया, समानता एवं व्यवधान, पहुंच, ठहराव और निराकरण के क्या क्या मुद्दे वो पढ़ेंगे। यूनिट 3 है पाठ्यचर्या में जेंडर के मुद्दे, जो पाठ्यचर्या हमारा करिकुलम है उसमें जो जेंडर्स के मुद्दे हैं क्या क्या है, जैसे जेंडर हो गया, संस्थान एवं संस्कृति, वर्ग, वर्ण, धर्म और क्षेत्र के प्रतिच्छेद हो गया में जेंडर हो गया। फिर शिक्षा परिवर्तन के अभिकर्ता हो गया, जीवन कौशल और लैंगिकता हो गया। फिर अब यहाँ तक आपका कौन सा था, C6 हो गया। अब EPC1 आएगा, है ना, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज, है ना। तो पाठ्य सामग्रियों के पठन व चिंतन, ये EPC आप इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कथात्मक और निर्देशात्मक विचारों के साथ सम्मान शामिल होना। जैसे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि विचारों को समझ ग्रहण कर पाना, उनका दृष्टिकोण कल्पना पाने हेतु व्यक्तिगत समूह पठन परिचर्चा क्या है, ये सब पढ़ेंगे। विचारों का पुनः कथन कैसे करेंगे, किसी के जीवन अनुभव से संबंधित विचारों की व्याख्या करना हो गया। लघु समूह के सामने वो करना है, चरित्र और स्थितियों के परिचर्चा करना है आपको। फिर पाठ्य सामग्री आधारित लेखन करना है, जैसे दृश्य का सारांश हो गया, कहानी का बहिर्वेशन हो गया, किसी परिस्थिति का संवाद रूपांतर इत्यादि आपको उसमें करना है। फिर यूनिट 2 में है कि प्रचलित विषयों के साथ शामिल होना, वर्णनात्मक क्या, विवरणात्मक क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद लेखन आधारित प्रस्तावित गतिविधियाँ वो आप करेंगे। फिर उसके बाद चयनित पाठ्य में शामिल हो सकेंगे, लेख संदर्भ क्या है, सूची संग्रह लेखन क्या है। और फिर उसके बाद इनके विविध क्षेत्रों के विषय में आप पढ़ेंगे कि छात्र अध्यापकों के विषय क्षेत्र से लिया गया कोई थीम हो गया, वो सब पढ़ेंगे। इस इकाई हेतु छात्र अध्यापकों को समूह में विषय अनुसार बांटते हुए विभिन्न पाठ्य सामग्रियों को विभिन्न जोड़ों में पढ़ाया जाएगा, है ना। कि उनको क्या किया जाएगा, अलग अलग जो उनके सब्जेक्ट्स होंगे उनके अनुसार उनको डिवाइड करके जो टीचिंग एड्स है उनका यूज़ करके कैसे पढ़ाएंगे वो सब बताया जाएगा। यूनिट 3 आपका शैक्षिक लेसन में शामिल होना, शैक्षिक लेखन में शामिल होना, चयनित पाठ्य सामग्री जो प्रचलित शैक्षिक लेख हो गया, सार हो गया, ये सब पढ़ना आपको। विचार तर्क किस तरह से यूज़ करेंगे वो हो गया। प्रस्तावित गतिविधियाँ, इसमें कुछ गतिविधियाँ भी हैं वो आपको करना है। फिर अब उसके बाद EPC2 आ जाता है कि शिक्षा में नाटक एवं कला की, शिक्षा में नाटक और कला इसकी क्या भूमिका है, ये EPC2 में आ जाता है। तो ये भी 50 नंबर का है, तो इसमें भी 3 यूनिट होगा। जैसे कि यूनिट 3 क्या है, पहला क्या है, प्रदर्शन कला के रूप में नाटक एवं शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता, कि नाटक क्या है, शिक्षण शास्त्र क्या है, नाटक का आयोजन किस प्रकार से होता है ना। फिर उसके बाद नाटक खेलना, कैसे हम लोग नाटक खेलेंगे, कहानी, संवाद, पात्र, ये सब करेंगे। फिर नाट्यशाला के जैसे कि हंसी हो गया, व्यंग, अनुकरण, नुक्कड़ नाटक हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय वर्ग और
क्षेत्रीय नाटक परंपराओं का ज्ञान करेंगे कि भारत के नाटक क्या है, क्षेत्र क्या, क्षेत्रीय नाटक कौन कौन से उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर समकालीन भारतीय स्थिति में नृत्य एवं नाटक की अभी वर्तमान समय में जो नृत्य है, नाटक है, उसका सामाजिक प्रासंगिकता आखिर है क्या। फिर लंदन में नाट्य कला की प्रशंसा। फिर यूनिट 2 आ जाएगा दृश्य कला एवं शिल्प की। जो दृश्य कला हो गया, जो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं वो सब कलाएं, शिल्प क्या है, फिर उसका औचित्य क्या है, शिक्षण शास्त्र के रूप में दृश्य एवं शिल्प कला वो पढ़ेंगे, दृश्य कला एवं शिल्प पढ़ेंगे। फिर अनेक रूप मूल संस्थान एवं इनके उपयोग पढ़ेंगे, भारतीय शिल्प परंपरा एवं क्षेत्रीय लोक कला का ज्ञान पढ़ेंगे। फिर अध्येता में दृश्य कला एवं शिल्प कला का गुणानुगान करेंगे, ये सब पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में कला समन्वित अधिगम एवं शिक्षक की भूमिका की, कला को किस प्रकार समन्वय करेंगे और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहेंगी। तो विद्यालय पाठ्यचर्या में नाटक का जुड़ाव क्या, ये पढ़ेंगे। नृत्य या फिर नाटक शोध एवं अन्य संभागों की कला से सह संबंधता पढ़ेंगे। विद्यालय पाठ्यचर्या में कला एवं शिल्प का जुड़ाव पढ़ेंगे। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष कोकला और को कला समन्वित अधिगम को जगह के रूप में प्रदर्शन करना हो गया, ये पढ़ेंगे। कला समन्वित अधिगम हेतु शिक्षक की तैयारी किस प्रकार से होगी, वो नृत्य हो गया, नाटक हो गया, प्रसार एवं अध्ययन में मीडिया, आखिर इसमें मीडिया की क्या भूमिका है वो भी पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपका आईसीटी, जो कंप्यूटर से संबंधित है, ईपीसी 3 से कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट का नाम है आपका ये टोटल 50 नंबर होगा, मतलब ये भी इसमें 3 यूनिट होगा। तो इसमें आईसीटी और कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधारभूत सामग्री या मूल तत्व, इसमें हम लोग जो कंप्यूटर से उसके मूलभूत चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे आपका सूचना क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, नई सूचना प्रौद्योगिकी का नया नया टेक्नोलॉजी उसका यूज़ कैसे करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ये पढ़ेंगे। फिर संक्रिया पद्धति, अर्थ प्रकार और कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कौन से होते हैं, लैन हो गया, वैन हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सबको पढ़ेंगे आप। इंटरनेट क्या है, फिर डिजिटल कैमरा क्या है, स्कैनर क्या है, तो आप लोग कंप्यूटर से संबंधित इसमें पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर सुरक्षा कि हम लोग वर्तमान समय में कंप्यूटर को किस प्रकार से सुरक्षा करेंगे, हैकिंग क्या है, वायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है और इसका दुरुपयोग क्या है, एंटीवायरस क्या है, फायरवॉल क्या है, सुरक्षित इसके कैसे इसको सुरक्षित रखेंगे, वो सब पढ़ेंगे। फिर अगला इसमें यूनिट 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के मूल तत्व, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, सॉफ्टवेयर हो गया उसके विषय में पढ़ेंगे, इसका अर्थ एवं प्रकार हो गया, खुले साधन वाले सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी में एमएस ऑफिस और परिचय पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे हम लोग, क्या मल्टीमीडिया औजार, पीडीएफ बनाना कैसे होगा ये पढ़ेंगे, संसाधन का मूल्यांकन कैसे करेंगे, शिक्षा में मल्टीमीडिया कैसे यूज़ होगा वो पढ़ेंगे, विकास एवं प्रयोग मूल्यांकन करना, सेविंग करना और बुकमार्क करना किस प्रकार से होगा ये सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो विषय हो गए, वस्तु हो गया, रूपरेखा हो गया, विशाख जो का विकास हो गया, मानक हो गया, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 आ जाएगा आईसीटी आधारित शिक्षा एवं मूल्यांकन की, आईसीटी के आधारित, आईसीटी के हिसाब से लोग शिक्षा कैसे देंगे, उसको मूल्यांकन करेंगे कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर के द्वारा हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, शैक्षिक सॉफ्टवेयर कैसे है, अवधारणा क्या है उसकी, प्रौद्योगिकी सहायक प्रस्तुति करेंगे किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद होमवर्क किस प्रकार की देंगे, फिर साहित्यिक चोरी कैसे हो सकती है वो सब पढ़ाया जाएगा उसमें, और बालकों को सावधान किया जाएगा। फिर उसके बाद विद्यालय स्थिति में प्रश्न बैंक का विकास, मूल्यांकन प्रक्रिया, सन्निहित हॉट प्रोटेटोस क्या है का उपयोग करते हुए विविध प्रकार के प्रश्न, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, लघु उत्तरी, उलझवार में रूप में प्रश्न, क्रॉसवर्ड जो हम लोग मिलान करते वाले प्रश्न, स्थानों की पूर्ति, अभ्यासों प्रश्नों से प्रश्न बैंक का विकास, कैसे हम लोग प्रश्नों का निर्माण करेंगे वो भी पढ़ेंगे इसमें। तो ये आपका टोटल क्या था, सिलेबस था, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने पूरा विस्तार पूर्वक से चर्चा किया। इसमें आपका जो C7A था, जो आपका पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो उसमें आपका जो विद्यालय जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, या आपको जिस सब्जेक्ट से आपको बीएड करना है तो उसके विषय में आपको पढ़ना है कि उस विषय को आप कैसे पढ़ाएंगे, आखिर उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसमें टीचिंग मेथड्स का कैसे प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो आपके जो कोर्स 7A है उसके अंतर्गत आ जाता है ना। आई होप आपको ये सब वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को अच्छे से जान पाए होंगे कि आखिर किस प्रकार से आपका इसमें विकास होगा और किस प्रकार से आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एक व्यवहारिक ज्ञान भी रह जाएगा जब आप इसको एज अ, ये क्या है, ट्रेनिंग सेशन है ना। इसमें आप लोग तो बहुत पहले से ही पढ़े रहेंगे, आप लोग तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन करके आए हुए, तो आप लोग को इसमें थ्योरी के साथ साथ इसमें आपको व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा दिया जाता है ना। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के क्लासेस को भी आयोजन कर रहा हूँ, उसके क्लासेस को भी मतलब कंडक्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और कोई आपको सजेशंस या फिर आपको कोई सुझाव देना है या फिर कुछ और सुधार के लिए कुछ कमेंट्स देना तो ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू सो मच।